हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जाग। सो लास्ट वाली वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डील करा था और वो फाइनल वीडियो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में मेनली जो हम डील करने वाले हैं वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने कंटेंट लेके नोट्स प्रिपेयर करे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल डिवीजन। सेल का डिवाइड होना, अगर सिंपल सी नॉर्मल बहुत आम भाषा में कहें कि एक प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड हो रहा है। ओके, so cell division is a basic process in all living organisms involving the separation of genetic material into two daughter cells। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सेल डिवाइड तो कर रहा है दो उसमें, ठीक है, और उसका जेनेटिक मटेरियल भी दो डॉटर सेल्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कि मतलब एक पेरेंट सेल है और वो डिवाइड कर रही है कितने सेल्स में, दो डॉटर सेल्स में। तो जब ये डिवीजन हो रहा है इसके दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही है, वो है जेनेटिक सेपरेशन। ओके, नाउ जनरेशन टाइम क्या होता है, जो दो लगातार एक एक डिवीजन हुआ फिर इसके बाद जब दूसरा सेल डिवीजन हुआ, इन दो डिविजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। ओके, नाउ फॉर अ सेल टू डिवाइड इट मस्ट progress through the various phases of growth and reproduction that constitute what is called cell cycle। अभी सेल डिवीजन पढ़ लिए, सेल डिवीजन क्या होता है, लेकिन मतलब सेल डिवीजन से मतलब सेल डिवाइड करने से, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है कि ये सेल को डिवाइड करने के लिए, अगर सेल चाह रहा है कि वो डिवाइड करे तो उसे बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू जाना होता है। उसकी पूरे उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं जिसमें मेन चीज होती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और इस पूरी जो फेज चल रहा है इसे एक साथ हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में एक कुछ पोर्शन होगा जहाँ पे सेल डिवीजन होगा। Okay, the principal component of which are the replication of nuclear DNA and its distribution among the progeny। तो मेन कंपोनेंट क्या है सेल साइकिल का, कि इस दौरान आपका जो डीएनए है, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, वो रेप्लिकेट करे और उसको प्रोजेनी में बांटा जाए। मान लीजिए ये जो सेल है पेरेंट सेल, डेफिनेटली इसके पास क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो सबसे पहला काम होगा, अब भाई आपको किसी चीज को बराबर हिस्सों में बांटना है तो आपके पास वो बराबर होनी चाहिए ना। तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, मतलब यहाँ पे अगर एक जेनेटिक मटेरियल है इसका तो ये कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। अब इसके पास दो है तो अब ये प्रॉपर बराबर एक जेनेटिक मटेरियल इस सेल में, एक जेनेटिक मटेरियल इस सेल में, तो ये प्रॉपर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रोजेनी के अमंग। ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज कॉल्ड G1 फेज। आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये पूरा क्या है, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में जनरली दो फेजेस होते हैं, सेल साइकिल में आपको दो फेज मिलेंगे, एक को हम बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे को हम बोलते हैं एम फेज। देखिए इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेज को भी तीन फेजेस में कैटेगराइज करा गया है। सबसे पहला आता है G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज। ओके, सो यहाँ पे लिखा गया है कि सेल साइकिल का सबसे पहला फेज होता है G1 फेज and it is the phase in which all the enzymes, nucleic acid and other factors are generated that will enable DNA replication or synthesis which occur in S phase। ये डायग्राम्स में देखिए, ये है आपका G1 फेज और ये है आपका एस फेज। अच्छा, होता क्या है कि एस फेज स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज। तो यहाँ पे जो मेन काम है वो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए, क्योंकि आप सेल डिवाइड कर रहे हैं, जब सेल डिवाइड कर रही है उससे पहले ना तैयारियां की जाती हैं, तो एक तैयारी ये भी होती है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना है, तभी तो वो दो सेल्स में आप भेज सकेंगे ना। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है एस फेज में। अब एस फेज में डीएनए सिंथेसिस है तो क्या होता है, G1 फेज में ऐसे फैक्टर्स, ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे न्यूक्लिक एसिड या कोई भी ऐसा फैक्टर जो डीएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका फॉर्मेशन होता है। तो G1 फेज में मान लीजिए आप सामान बना जिससे आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो G1 फेज में ऐसे फैक्टर्स बनते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एस फेज में डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। वंस द डीएनए इज रेप्लिकेटेड, अब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, अ पीरियड ऑफ सेल ग्रोथ एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन्स अकर्स एंड स्ट्रक्चर्स अकर्स इन अ पीरियड कॉल्ड G2 फेज। अब G2 फेज में क्या हो रहा है,
डीएनए बन गया है। अब जितने भी सेल, यहाँ पे क्या होगा, सेल ग्रोथ होगी, सेल साइज में इंक्रीज होगा, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स है वो डुप्लीकेट होंगे, बनाएंगे, और उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि दोनों सेल्स में जाने चाहिए वो भी डुप्लीकेट होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ताकि जब सेल का डिवीजन हो तो हर सेल के पास कंपोनेंट, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो बराबर बराबर जा सके। ओके, after this cell growth, the actual distribution of replicated DNA and the physical division of parent cell into daughter cell occur in M phase. यहाँ तक तो आपका था इंटरफेज, जिसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज आता है। इसके बाद आता है एक्चुअल सेल डिवीजन, जहाँ पे रियल में क्या होगा, जो सेल डिवीजन वाला पोर्शन होता है ना वो एम फेज वाला होता है। ओके, इंटरफेज में कुछ ही डिवाइड नहीं हो रही थी, वहां पे सेल डिवीजन नहीं चल रहा होता है। तो जो ये एम फेज है ये सेल डिवीजन फेज होता है। इसमें आपका रियल में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो भी आपका रेप्लिकेटेड डीएनए है, अभी तक वो पेरेंट बॉडी में ही था। वो दो बन गए थे एस फेज में, दो बन गए थे, या जितने भी हो सेल ऑर्गेनिज दो बन चुकी थी। लेकिन अब क्या करती हैं, वो डिवाइड करने का काम करती हैं। तब वो एक सेल से कितने में, दो, कितने सेल्स में जाती हैं, दो सेल्स में जाती हैं। ओके, इसके बाद जब सेल डिवीजन हो जाता है, मान लीजिए सेल डिवीजन हो गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो भी हो गई, तो सेल के पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है कि या तो वो दोबारा डिवीजन करे, अगेन क्या करे, डिवाइड करे, और या फिर वो क्विसेंट स्टेज में चला जाए, रेस्ट स्टेज में एंटर कर जाए। उस स्टेज को हम कहते हैं जी नॉट स्टेज। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं डिटेल में इंटरफेस को। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज एन अनडिवाइडिंग स्टेट। हम अनडिवाइडिंग स्टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, इसीलिए उससे कैसे स्टेट बोला जा रहा है, अनडिवाइडिंग। क्योंकि वहां पे तो डिवीजन नहीं हो रहा, वहां पे ग्रोथ हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। इन दिस सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। सेल क्या करती है, अपने आप को इंटरफेज में प्रिपेयर करती है ताकि वो डिवीजन कर सके। उसमें आता है सबसे पहला फेज, G1 फेज। ड्यूरिंग G1 द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी होती है सेल के अंदर सब हो रही होंगी। सेल ग्रो भी करेगा, बस एक काम नहीं होता, दैट इज डीएनए का रेप्लिकेशन, क्योंकि वो तो एस फेज में होता है। ओके, तो G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन जो सेल है वो मेटाबॉलिक एक्टिव रहती है, वो ग्रोथ करती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स और आरएनए भी बनते हैं। न्यूक्लियोलस में आरएनए और राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। अच्छा, न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है, या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी और ऑर्गेनेल होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम से आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन। और इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो प्रोटीन्स है उनकी सिंथेसिस होती है। उसके बाद आ गया एस फेज। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो डीएनए है वो रैप हो जाता है। ओके, तो डीएनए क्या करता है, रैपिंग करता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से, और फिर ये कंडेंस होते हैं। तो क्रोमेटिन आप पढ़े, क्रोमेटिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं जिन्हें, दैट इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स की बात हो रही होती है, ये क्रोमेटिन स्टेट आ गया। क्रोमेटिन के बाद क्रोमेटिन क्या करता है आपस में, अब मान लीजिए ये क्रोमेटिन है, तो फिर ये कंडेंस करना शुरू होगा, कंडेंस करके क्रोमेटिन बनाता है क्रोमेटिड, एक जो सिंगल स्ट्रक्चर। और जब ये दो क्रोमेटिड आपस में मिल जाते हैं तब बनता है हमारा क्रोमोसोम। ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। और ये वाली स्टेट जो स्टेट है इसमें क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स है, 1 एंड 2। क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट दो क्रोमेटिड्स है तो इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। नाउ अब आता है सी वाला फेज, दैट इज G2 फेज। ओके, इसमें क्या होती है, फर्दर सिंथेसिस होती है सेल ऑर्गेनेल्स की। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड करता है। दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, राइट।
इनके पास अपना क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और क्योंकि अब इनके पास खुद का अपना डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक वो कंटेंट होता है, तो ये न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करते अपने डिवीजन के लिए, ये खुद ब खुद क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। उसके बाद G2 फेज में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माइटोटिक स्पिंडल्स बनने लग जाते हैं। अभी आप देखेंगे जब हम डिवीजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन, तो ये देखेंगे कि माइटोटिक स्पिंडल्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। उसके बाद है आपका क्रोमोसोम्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग, और क्रोमोसोम्स कंडेंस होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, अब आता है एम फेज दैट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन फेज। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फेज ऑफ डिवीजन, क्योंकि रियल में डिवीजन तो एम फेज में होना है। एम फेज इन इंटरफेज इज अनडिवाइडिंग स्टेज, राइट? ओके, इन दिस न्यूक्लियर डिवीजन, अगर इसमें न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर कंटेंट है उसका डिवीजन होता है कितने स्टेजेस में, 4। तो सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। एम फेज, जब एम फेज पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद होती है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जितना भी आपका सेल ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, ये सब क्या करती है, डिवाइड हो जाती हैं और सेल कंप्लीटली 2 डॉटर सेल्स में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ओके, तो पहले माइटोसिस को डील करते हैं। In this, identical daughter cell form by the replication and division of original chromosomes. Original chromosomes पहले रेप्लिकेट करेंगे और फिर उनका डिवीजन होगा, और ऐसा करने से आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना रिकॉम्बिनेशन हम पढ़े हैं अब 10th क्लास में भी या 11th 12th में भी। रिकॉम्बिनेशन कौन से उसमें फेज में होता है, आपका मियोसिस में होता है। अब माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन जैसी चीजें होती नहीं है, तो जैसा पेरेंट सेल है वैसा ही क्या बनने वाले हैं, डिटो डॉटर सेल बनने वाली है। तो मान लीजिए पेरेंट के पास क्या एक जेनेटिक मटेरियल था, ओके, ये क्या करेगा, पहले रेप्लिकेट करेगा, तो इसके पास क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। अब इसके बाद जब सेल डिवीजन होगा तो हर डॉटर सेल के पास एक एक जेनेटिक मटेरियल। तो इनिशियल फेज में पेरेंट के पास भी तो एक ही था और डॉटर के पास भी अब क्या है, एक ही है। तो इसीलिए बोला है कि यहाँ पे क्या बनता है, आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं विद द रेप्लिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम। ओरिजिनल जो क्रोमोसोम है पेरेंट का, वो रेप्लिकेट करेगा और फिर उनका डिवीजन होता है। टर्म माइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, टर्म माइटोसिस इज गिवन बाय फ्लेमिंग। नाउ, माइटोसिस को हम पढ़े थे क्योंकि 4 फेज में डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले फेज है आपकी प्रोफेज। अच्छा, प्रोफेज को भी सबसे देखिए ये तो सबसे पहला स्टेज है, और दूसरी चीज कि इसको भी 3 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दैट इज अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जब प्रोफेज स्टार्ट हुआ होता है उस टाइम पे सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंडिस्टिंक्ट होने लग जाता है, वो ना डिसअपेयर होने लग जाता है, धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाता है उसका जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस जो सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड व्हाट, राइबोसोम्स, राइट? तो न्यूक्लियोलस वो भी वैनिश होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होने लग जाएंगे, एंड एक स्टेज आती है स्पाइरम स्टेज। स्पाइरम स्टेज में क्या होता है, क्योंकि कंडेंसेशन होना होता है, तो किसी स्टेज में जाके जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऊन के गोले की तरह, द बॉल ऑफ वूल की तरह वो लगते हैं, और उस स्टेज में उसे क्या कहा जाता है, उस स्टेज को स्पाइरम स्टेज। नाउ, उसके बाद है आपका मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में क्रोमेटिन इतने कंडेंस हो जाते हैं कि हाँ, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एज क्रोमोसोम्स। अच्छा, एक बात और कि अगर आपको क्रोमोसोम्स जैसा स्ट्रक्चर देखना है, इफ यू वांट टू सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको एक डिवाइडिंग सेल लेना पड़ेगा। कोई भी ऐसी सेल जो डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है उसके अंदर आप क्रोमोसोम्स नहीं देख पाएंगे। मतलब ये जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये विजिबल नहीं होने वाला है, ओके? मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में दिख जाएगा, बट क्रोमोसोम्स नहीं दिख पाएंगे। क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड्स, ओके? और क्रोमोसोम्स, ये जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं आपस में, ये एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या होता है आपका, सेंट्रोमियर। तो मिड फेज में क्या हो रहा है, क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो जा रहे हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए। 2 क्रोमेटिड सिस्टर्स आपस में अटैच रहेंगी, किसके थ्रू, सेंट्रोमियर के थ्रू। नाउ, उसके बाद आता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज को प्रोमेटाफेज भी बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा और इजी विजिबल हो जाता है कि हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स हैं, 2।
उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर जिसका फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ देखे थे कहाँ बन रहे थे स्पिंडल फाइबर आपका G2 फेज में। G2 फेज में माइटोटिक स्पिंडल बिगिन हो गए थे ना, तो ये फाइबर्स अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बनने लगता है ना ये यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे हुआ एक यहाँ पे, और ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स कहीं पे भी है मान लीजिए, तो उसके उसके सेंट्रोमियर से क्या हो जाते हैं, ये अटैच्ड हो जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे सभी। क्रोमोसोम्स रीच द इक्वेटोरियल पोर्शन ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर्स का जो इक्वेटोरियल बिल्कुल बीचों बीच में मतलब यहाँ से भी स्पिंडल की दूरी जितनी है वहां उतनी ही दूरी ये वाले पोल से भी होनी चाहिए। तो सब ये एक प्लेस में आके क्या बनाते हैं, बीच वाले पोर्शन में आ जाते हैं क्रोमोसोम्स, और ये सब क्या बनाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो प्लेट है ये बिल्कुल मिडल में होनी चाहिए। हर स्पिंडल पोल से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। The spindle develops fully and the chromosomes align at the plate, which is plate that is distant from two poles of spindle. The phenomena, okay, this is one of the most important thing कि वो phenomena जिसकी वजह से ये इधर उधर हुए, क्योंकि ये तो अभी डेफिनेट पोजीशन पे थे नहीं ना, मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं या इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है इनकी वजह से। तो ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से, जिसमें यह फिनोमेना क्या, किस चीज का फिनोमेना, कि जो ये क्रोमोसोम्स है ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं, इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेशन। द फिनोमेना ऑफ ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम्स ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। नाउ फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्योंकि ये स्पिंडल अटैच हो गए हैं, अब ये स्पिंडल क्या करते हैं ना, इस स्पिंडल इधर को पुश होता है और सेंट्रोमेयर्स का सेपरेशन होता है, और जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो अलग अलग करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। इन दिस द सेंट्रोमियर स्टार्टेड टू सेपरेट एंड द क्रोमोसोम्स बिगेन टू पुल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। सेंट्रोमियर सेपरेट होने लग जाता है बीच में से, और मान लीजिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव खींचने लग जाते हैं। देखिए किस फोर्स की वजह से वो खींचे जाते हैं, ये फोर्स अभी तक नहीं पता है। द फोर्स बिहाइंड द क्रोमोसोम मूवमेंट, कैसा मूवमेंट, टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये अभी तक पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल की टुवर्ड्स माइग्रेट करेंगे। In this, sister chromatids are pulled apart and each of them move to the opposite pole. Sister chromatids को खींच करके अलग कर दिया जाता है और दोनों sister chromatids अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इसके बाद आता है लास्ट फेज, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज फाइनल फेज होता है माइटोसिस का, जो जितना भी द प्रोसेस दैट सेपरेट द डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल कैरिड इन न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू आइडेंटिकल। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो न्यूक्लियस का बनने लग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ पे कंटेंट शुरू हो गया, एक यहाँ पे, ये सब आपस में डीकंडेंस हो जाते हैं जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, ताकि टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में क्या हो सके, उस मटेरियल को ले जाया जा सके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो डिसअपेयर हो गए थे वो वापस आने लग जाते हैं, और क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू अनकॉइल, और क्रोमोसोम्स वापस से अनकॉइल होना लग जाता है। ठीक, ओके, तो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये किसी रिसर्च के थ्रू अपलोड किया हुआ डायग्राम है, इमेजेस है, जो इसको माइक्रोस्कोप्स के थ्रू स्टडी करा गया है, और ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये इमेज, इसमें काफी अच्छे से दिखाया गया। देखिए ये वाला इंटरफेस चल रहा है, इंटरफेस में क्या हो रहा है, G1 फेज, HS फेज, G2 फेज। तो जो इंटरफेस है ना उसके दौरान आप कोई विजिबल चेंजेस नहीं देख पाते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या, क्रोमोसोम्स क्या स्टार्ट करने लगे हैं, कंडेंस होने लगे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं धीरे धीरे से फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद है आपका ये द सेल इन द लेट प्रोफेज वेयर क्रोमोसोम्स टोटली कंडेंस। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स क्या है वो कंडेंस हो चुके हैं। उसके बाद क्या आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स क्या है, ये अलाइन हो रहे हैं एक लाइन में इक्वेटोरियल प्लेट में। यहाँ पे एनाफेज में देखिए, एनाफेज में अपोजिट डायरेक्शंस में मूव हो गए हैं, ये अर्ली एनाफेज है, और इसका ये लेट एनाफेज वेयर द सेल प्लेट इज स्लाइटली फॉर्म्ड। यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लग गया है, क्योंकि अब सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो ये है, ये केस है आपका प्लांट सेल का। ओके, अभी मैं आपको बताया जाएगा, यहाँ पे सेल प्लेट बनने लग गई है इस तरीके से,
ये दिख रही है आपको बीच में सेंट्रल लाइन, दिस इज सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड क्रोमोसोम्स गॉट इनटू द पोल्स, और क्रोमोसोम्स पोल्स के टुवर्ड्स है, ओके। उसके बाद है टीलोफेज वेयर क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू रिकंडेंस एंड द सेल प्लेट शोज अप क्लियरली इन द, ओके, यस, ये क्लियरली दिख रही है। सेल प्लेट क्या हो रही है, क्लियरली दिख रही है। अगर मैं इसे इरेज करूँ, ये देखिए ये वाला पोर्शन, दिस इज सेल प्लेट, यहाँ पे बननी शुरू हुई थी जस्ट, यहाँ पे हल्की हल्की थी और यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है। तो क्योंकि मैंने कहा कि ये सेल प्लेट है तो प्लांट सेल है, इसीलिए अभी हम जब साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे तब आपको बताते हैं। ओके, अब ये टीलोफेज हो गया और उसके बाद ये पूरा इसका साइटोकाइनेसिस हुई। द सेल हैज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियर, दो डॉटर सेल्स में ये एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, ओके। तो जब टेलोफेज के दौरान पूरा कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो जितना भी कंटेंट है वो डिवाइड होता है, ओके। साइटोकाइनेसिस परफॉर्म एन एसेंशियल प्रोसेस टू सेपरेट द सेल इन हाफ एंड इंश्योर दैट वन न्यूक्लियस एंड अप विथ ईच डॉटर सेल। ये इंश्योरिटी करता है कि हर डॉटर सेल के पास एक ही न्यूक्लियस जाए, ऐसा नहीं है कि एक के पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा है और एक के पास दोनों चले जा रहे हैं। तो इट स्टार्ट ड्यूरिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, क्योंकि सेल साइटोकाइनेसिस भी है तो ये सडन प्रोसेस नहीं होता, ये स्टार्ट हो जाता है एनाफेज से और टीलोफेज के दौरान ये चलता रहता है, ओके। तो द इट स्टार्ट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन फेज कॉल्ड एनाफेज एंड कंटिन्यूज थ्रू द टीलोफेज। A ring of protein filaments called contractile ring forms around the equator of the cell just beneath the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए सेल है और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे इक्वेटोरियल साइड पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है और फिर वो क्या करती है, आगे बढ़ते बढ़ते ये इसको अंदर की टुवर्ड्स पुल करती है। जब वो अंदर की टुवर्ड्स पुल करती है तो वो अपने साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अंदर को ले जाती है इस तरीके से। और जब धीरे धीरे ये इधर को बढ़ेगा, ये इधर को बढ़ेगा, तो ये इस तरीके से सेल क्लीवेज हो जाता है। यहाँ पे सेल फरो बनता है और या क्लीवेज फरो बनता है, ओके। द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग श्रिंक एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, इक्वेटर पे श्रिंक करता है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि वो अंदर की टुवर्ड्स खींचता है वो, जिससे क्या बनता है, सेल फरो। तो ये क्या बन रहा है, ये सेल फरो, okay. Eventually the contractile ring shrink to the point that there are separate cell, इतना shrink हो जाता है ये, यहाँ पे से इधर को बिल्कुल इधर को आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर। अब इस तरीके से पूरी जो इतना shrink हो जाता है कि आपका पूरी दो सेल्स क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, ओके। नाउ बट यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल में सेल प्लेट के फॉर्मेशन की वजह से होती है और एनिमल सेल में क्लीवेज फरो या सेल फरो की मदद से। तो सेल फरो वाला केस देख लिया आप। सेल प्लेट में कैसा फॉर्मेशन होता है, यहाँ देखिए ये वाला डायग्राम, ये देखिए ये प्लांट सेल है। इसमें तो पढ़ लिए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इक्वेटोरियल पोर्शन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी पिंच करती है और इस तरीके से अंदर को जाएगी और दो सेल्स अलग हो जाएंगी। प्लांट सेल में यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो वेसिकल ड्राइव फ्रॉम द गोल्गी apparatus मूव along the microtubule to the middle of the cell and in plant this come together with the cell plate that then develop into cell wall separating the nuclei। यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, उसके साथ क्या क्या आता है, गोल्गी apparatus से बने हुए कुछ वेसिकल्स आते हैं, वो इस सेल प्लेट के साथ जाके क्या कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं और दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये सेल प्लेट के साथ मर्ज हो गया है, गोल्गी वेसिकल आए सेल प्लेट के साथ मर्ज होके, फिर इसके सेल प्लेट से फिर आगे फर्दर क्या बन जाता है, यहाँ पे सेल वॉल बन जाती है। तो दोनों सेल्स क्या हो जाती है, आपस में सेपरेट हो जाती है, ओके। इसके अलावा एक और टर्म है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। जैसे साइटोकाइनेसिस स्टैंड फॉर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस स्टैंड फॉर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। आई होप कि आपको ये माइटोसिस का पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, देन डू लाइक माय वीडियो। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो, एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए उसका नोटिफाइड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अगर आपको ये जो नोट्स है जिसके थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है बायोलॉजी विद जागृति, आप वहाँ पे उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इससे पहले भी जितनी वीडियोस आई हैं सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू।